सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, लगातार मैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के विषयों की तैयारी कराई जा रही है आपको यहाँ पे, और यहाँ पे मैं आपको कंप्यूटर विषय की तैयारी करा रहा हूँ राजन सीरीज में सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को मैंने पढ़ा दिया था, और पिछले क्लास में हमने स्टार्ट किया था अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। पार्ट 1 मैंने कंप्लीट कर दिया है, यह आपका पार्ट 2 है, और पार्ट 3 में जहां तक है आपका ये जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वह खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कंप्यूटर जहां लिखा हुआ होगा उसके सामने का जो लिंक होगा उस पर क्लिक करिएगा तो कंप्यूटर विषय के सभी क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगी। थर्ड सेमेस्टर कंप्यूटर का कंप्लीट कोर्स एक तरीके से आपको मिल जाएगा, जहां से जाकर के आप सारा पढ़ाई कर सकते हैं थर्ड सेमेस्टर का। ठीक है, तो इस तरीके से अब आप समझ पा रहे होंगे कि आपकी तैयारी के लिए सब कुछ चैनल पे उपलब्ध है। आप चैनल पे विजिट करिए और सभी वीडियोस को देखिए, अपनी तैयारी बेहतर करिए। और इसी तरीके से सभी विषयों की तैयारी हमने करा रखी है, सभी विषयों को देखिए, अपने थर्ड सेमेस्टर की तैयारी बेहतर करिए और कम समय में अच्छी तैयारी करने के लिए हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। ऐप भी हमारा टारगेट यूपी टेट सीटेट नाम से है। ठीक, अब इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें पार्ट 2 में 47 प्रश्न हमने देख लिए थे, अब प्रश्न संख्या 48 से हमको देखना। देखिए, वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं? जो फर्स्ट पेज खुलता है किसी वेबसाइट का एड्रेस डाल करके, जब आप किसी वेबसाइट पे पहुंचते हो और जो उसका पहला पेज होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं होम पेज। होम पेज, होम मतलब आपको पता ही होता है घर होता है, और पेज जो ये आउटलेट होता है पूरा, इसे हम लोग क्या कहते हैं? पेज कहते हैं। तो इस तरीके से जो पहला पेज दिखाई देता है किसी भी वेबसाइट का उसे बोला जाता है होम पेज। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 49 है, बार कोड्स क्या होता है? तो अधिकांश उत्पादों पर मुद्रित रेखाओं के लकीरों या तरीकों को बार कोड्स कहा जाता है। तो इस तरीके से आपने किसी भी सामान पे इस तरीके से आपने देखा होगा बार कोड, या आपने बार कोड रीडर मशीन से देखा होगा जब बड़े मॉल में आप या किसी ऐसी दुकान पे जहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम से वो लोग एंट्री करते हैं कि आपने क्या क्या सामान लिया है। तो वह एक गन टाइप की मशीन होती है जिसमें स्कैनर लगा होता है, बारकोड स्कैनर, और वो सामान पे दिखाते हैं। तो इस तरीके से वह सामान का जो भी प्राइस वगैरह होता है वह कैच कर लेता है। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे ये बारकोड जो होता है वह सामान के पैकेजिंग पे चिपका होता है। ठीक, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद प्रश्न संख्या 50 है, यूआरएल का पूरा नाम लिखिए। तो यूआरएल का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये होता है यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, लिखा है ये होता है रिसोर्स लोकेटर होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 51 है, ओवरहेड प्रोजेक्टर का कोई एक लाभ बताइए। तो ओवरहेड प्रोजेक्टर से आपको पता है कि क्लास में जो बच्चों का ध्यान होता है वह एकाग्रित होता है और क्लास में शांति बनी रहती है, और किसी भी टॉपिक को पढ़ाने में अध्यापक को सहायता मिलती है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है ओवरहेड प्रोजेक्टर के द्वारा कक्षा में व्याप्त अनुशासन की समस्या का समाधान करने में सहायता प्राप्त होती है। मतलब कि जो भी अनुशासन होता है, जैसे बच्चे आपस में बातचीत करते हैं, शोर करते हैं या ध्यान नहीं देते हैं पढ़ाई में, तो इस तरीके के जो अनुशासन होते हैं उसका समाधान करने में ओवरहेड प्रोजेक्टर से लाभ मिलता है, क्योंकि बच्चे इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करने लगते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर के माध्यम से जब पढ़ाया जाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 52 है, ओसीआर से आप क्या समझते हैं? तो ओसीआर एक इनपुट डिवाइस है जो प्रकाशीय व्यवस्था द्वारा अक्षरों चिन्हों को पहचान करके डाटा इनपुट करता है। अब OCR का मतलब समझिए, O का मतलब होता है ऑप्टिकल, और ऑप्टिकल का मतलब होता है कोई भी जो देखने से संबंधित हो या किसी भी लाइट से संबंधित हो, तो ये ऑप्टिकल में आता है। फिर इसके बाद C से होता है कैरेक्टर और R से होता है रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल, कैरेक्टर
कैरेक्टर का मतलब होता है अक्षर हिंदी में, और रिकॉग्निशन का मतलब होता है किसी चीज को पहचानना। तो किसी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन मतलब ऑप्टिकल की मदद से, मतलब कंप्यूटर के मदद से देख करके अक्षर को पहचानना, ये होता है ओसीआर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बताया गया ओसीआर एक इनपुट डिवाइस है जो प्रकाशीय व्यवस्था द्वारा अक्षरों एवं चिन्हों को पहचान करके डाटा इनपुट करता है। ठीक है, तो ओसीआर क्या है? ये एक इनपुट डिवाइस है। यह क्या करता है? यह जो भी अक्षर लिखा होता है उसको पढ़ लेता है और कंप्यूटर को इनपुट प्रदान करता है। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या 53 है। प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण कार्य कौशल क्यों है? प्रौद्योगिकी का मतलब देखिए क्या होता है। प्रौद्योगिकी का मतलब इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं टेक्नोलॉजी, और सिंपली आप सोचे तो किसी भी कार्य को आसान बनाने का तरीका जो होता है वह क्या है? प्रौद्योगिकी है। तो आज अधिकांश कार्यस्थलों में प्रौद्योगिकी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, इसीलिए प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण कार्य कौशल है। तो अब देखिए प्रौद्योगिकी जो है वह किसी भी व्यक्ति को अपने कार्य में और भी कुशल तरीके से उसी कार्य को करने का ढंग जो है वह देती है। प्रौद्योगिकी के माध्यम से कोई भी इंसान जो कोई काम कर रहा है उसी काम को वह आसानी से और अच्छे ढंग से कर सकता है। ठीक, तो इसीलिए प्रौद्योगिकी को सीखना यह व्यक्ति के लिए लाभदायक होता है, और जिस माहौल में वह कार्य कर रहा है उसके लिए भी लाभदायक होता है, और उसके प्रमोशन के लिए, इन सारी चीजों के लिए जो प्रौद्योगिकी है वह महत्वपूर्ण रहता है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 54 है। देखिए डायल अ लिखा है यहाँ पे, डायल अप होगा। डायल अप इंटरनेट एक्सेस का कोई एक लाभ बताइए। तो ये होता है डायल अप इंटरनेट। तो ये पहले इंटरनेट जो है वह कार्य करता था। देखिए डायल अप इंटरनेट, जैसे आपने मॉडेम के माध्यम से इंटरनेट सुना होगा, और उसके बाद इंटरनेट केबल के माध्यम से आपने सुना होगा, और आजकल ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से इंटरनेट एक्सेस आप कर पाते हो, या मोबाइल नेटवर्क के माध्यम से इंटरनेट एक्सेस कर पाते हो। वैसे ही जो डायल अप है वह टेलीफोन के माध्यम से, टेलीफोन की जो लाइन आती थी उसके माध्यम से कंप्यूटर में इंटरनेट जब हम लोग लेते थे तो इसको क्या कहते थे? डायल अप इंटरनेट। ठीक है, अब यहाँ पे कोई एक लाभ पूछा है, तो यह है ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है, और यह ब्रॉडबैंड से थोड़ा सस्ता होता है। ठीक है, और यह इंटरनेट प्रदान करता है, यह आप लिख सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद देखिए प्रसंख्या 55 है। आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस क्या होता है? तो एक ऐसी विशिष्ट संख्या जो इंटरनेट का पता होती है, आईपी एड्रेस कहलाती है। आईपी एड्रेस का अगर पूरा फुल फॉर्म आप लिखना चाहें तो ये होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक, ये पूरा नाम हो जाता है, और यह एक विशिष्ट संख्या होती है, एक नंबर होता है जिसके द्वारा किसी भी का पहचान होता है इंटरनेट पे। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न के 56 है। चैट क्या है? चैट क्या है? तो एक ऑनलाइन एरिया जिसमें यूजर किसी विशेष विषय पर लिखित रूप से वार्तालाप या चर्चा करते हैं, चैट कहलाता है। तो ऑनलाइन एरिया जहां दो यूजर आपस में या यूजरों का ग्रुप आपस में बातचीत करता है किसी मुद्दे पर, तो उसे हम क्या कहते हैं? चैट करना कहते हैं। अब इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 57 है। ईमेल का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल किसे कहते हैं? तो ईमेल का भी पूरा नाम होता है, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, और मेल तो मेल है ही, तो ईमेल का पूरा नाम हो गया इलेक्ट्रॉनिक मेल। और ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर की सहायता से किसी अन्य इंटरनेट यूजर को संदेश भेजना इलेक्ट्रॉनिक मेल कहलाता है। ठीक है, तो किसी भी इंटरनेट यूजर को संदेश भेजने की जो प्रक्रिया होती है इलेक्ट्रॉनिकली एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, वह कहलाता है ईमेल।
अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न संख्या 58 है, नौकरी से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें किस पोर्टल पर जाना पड़ेगा। तो नौकरी से अगर संबंधित आपको ऑनलाइन जानकारी चाहिए तो naukri.com, freshers.com, monster.com, तो ये सारी जो वेबसाइट्स हैं वह क्या है, वह रोजगार नौकरी संबंधी पोर्टल्स हैं। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 59 है, वह तकनीकी जिसमें दो दूरस्थ पर बैठे व्यक्ति आपस में दृश्य तथा संचार स्थापित करते हैं कहलाता है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें दो दूर बैठे लोग आपस में एक दूसरे को देख सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं, मतलब बातचीत, संचार का मतलब होता है कम्युनिकेशन, स्थापित कर सकते हैं, तो यह कहलाता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 60 है, यूट्यूब क्या है। तो यूट्यूब आपको बताने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जिसपे अलग अलग अकाउंट के माध्यम से, अलग अलग चैनल के माध्यम से लोग अपनी वीडियोस को साझा करते हैं और आप सभी देख पाते हैं। जैसे अभी यह वीडियो मैंने आपसे साझा की है तो आप सभी लोग देख पा रहे हैं, ठीक। तो ये हो गया यूट्यूब वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है, यह आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 61 है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है। तो वह तकनीक जिसमें दूरस्थ स्थान पर बैठे दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य श्रव्य संचार स्थापित होता है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहलाती है, ठीक। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 62 है, भारत में दूरदर्शन सेवा का प्रारंभ कब हुआ, अथवा भारत में दूरदर्शन के कार्यक्रमों का आरंभ कब हुआ। तो यह आरंभ हुआ था 15 सितंबर 1959 में भारत में दूरदर्शन सेवा का प्रारंभ हुआ था। यहाँ पे अगस्त लिखा हुआ है, यह रहेगा सितंबर, ठीक है। बस यहाँ पे ये गलती लिखा हुआ है, 15 अगस्त लिखा हुआ है, जबकि 15 सितंबर 1959 से दूरदर्शन ने सेवाएं शुरू की थी। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 63 है, इंटरनेट द्वारा प्रदत्त किन्हीं 4 सुविधाओं के नाम लिखिए। इंटरनेट के द्वारा दी जाने वाली कोई 4 सुविधाएं, तो इसमें आप ईमेल लिख सकते हैं, ई कॉमर्स लिख सकते हैं और कम्युनिकेशन लिख सकते हैं और वर्ल्ड वाइड वेब www लिख सकते हैं, फाइल ट्रांसफर लिख सकते हैं, नेटवर्क मैनेजमेंट सर्विसेज लिख सकते हैं। ये सारी चीजें जो हैं वह यह सारी सुविधाएं इंटरनेट के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 64 है, नेटवर्क किसे कहते हैं। तो सूचनाओं को आदान प्रदान करने हेतु आपस में जुड़ी कंप्यूटरों की एक श्रृंखला नेटवर्क कहलाती है। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 65 है, डायल लाइव क्या होता है। तो टेलीफोन द्वारा नंबर डायल करके संचार स्थापित करने की विधि डायल अप लाइन कहलाती है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 66, इग्नू का शैक्षिक चैनल कौन सा है। तो इग्नू के माध्यम से ही ज्ञान दर्शन चैनल जो है वह चलाया जाता है। देखिए इग्नू, ये जो ज्ञान दर्शन चैनल है, यह आपका MHRD जो मिनिस्ट्री है, MHRD और IB मिनिस्ट्री के द्वारा और प्रसार भारती के द्वारा और इग्नू के द्वारा मिलकर के यह ज्ञान दर्शन चैनल के जो कार्यक्रम है वह बनाए और चलाए जाते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 67 है, किसी विशेष अवसर पर अपने संबंधी को ऑनलाइन बधाई पत्र भेजने हेतु किसी एक वेबसाइट का नाम लिखिए, ठीक है। तो कोई जैसे विशेष अवसर है, जन्मदिन है, एनिवर्सरी है, ठीक, तो ऐसे अवसर पे अगर आपको बधाई संदेश भेजना हो तो किस वेबसाइट का प्रयोग किया जा सकता है, 123greetings.com। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 68 है, विकिपीडिया की स्थापना किसने की। तो विकिपीडिया की स्थापना जिमी वेल्स ने की थी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर, गूगल क्या है। तो गूगल एक सर्च इंजन होता है। गूगल में हम वांछित शब्दों को डाल करके उसके बारे में समुचित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो गूगल के विषय में आपको पता ही, गूगल एक सर्च इंजन है जिसपे हम किसी भी चीज से जुड़ी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 70 है,
प्रेजेंटेशन क्या है? तो अपने दस्तावेजों या फाइलों का प्रस्तुतिकरण करना प्रेजेंटेशन कहलाता है। ठीक है, तो किसी भी विषय पे एक महत्वपूर्ण स्लाइड्स को दर्शाना, उसको प्रेजेंटेबल बनाना, ये क्या कहलाता है? प्रेजेंटेशन कहलाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 71 है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक दो तरफा प्रणाली है जिसमें दो तरफ ग्रहण एवं प्रेषित करने की तकनीकी है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपने देखा कि दो तरफ से लोगों के जुड़ने का एक माध्यम है, बातचीत का एक माध्यम है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 72 है, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट किसके अंतर्गत आते हैं? तो एमएस ऑफिस एक पैकेज होता है, विंडोज के द्वारा दिया जाता है और इस पैकेज में यह सभी सॉफ्टवेयर आते हैं। ठीक है, तो एमएस ऑफिस के अंतर्गत ये सब आते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 73 है, एमएस पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम क्या आता है? एक्सटेंशन नेम का मतलब ये हो गया कि एमएस पावर पॉइंट से जब हम किसी फाइल को सेव करते हैं तो उस फाइल के लास्ट में क्या आता है? उस फाइल के नाम में लास्ट में आता है पीपीटी। तो यही होता है जो एमएस पावर पॉइंट का एक्सटेंशन होता है, वह डॉट पीपीटी होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 74, विद्यालयों के आधुनिकीकरण के लिए उपस्थिति की नवीनतम प्रणाली को क्या कहते हैं? तो विद्यालयों में आजकल अगर उपस्थिति पहले ही दर्ज किया जाता है, तो कई विद्यालयों में मान लेते केवल अध्यापकों की उपस्थिति या बच्चों की भी उपस्थिति, कब कौन विद्यालय में आ रहा है या केवल वैध लोगों के लिए ही, तो ऐसे लोगों के लिए जो प्रणाली यूज होती है, जो टेक्नोलॉजी यूज होती है, उसे हम लोग बोलते हैं बायोमेट्रिक प्रणाली। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 75 है, छात्रों, उनके अभिभावकों तथा विद्यालयों के मध्य समन्वय स्थापित करने हेतु विद्यालय द्वारा निर्मित ऑनलाइन व्यवस्था क्या कहलाती है? तो इसे हम लोग विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट कहते हैं, जिसके द्वारा जो अभिभावक विद्यालय आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 76 है, छात्रों तथा अभिभावकों की समस्याओं के निराकरण हेतु विद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित स्थान को हम क्या कहते हैं? तो इसे ऑनलाइन कंप्लेन पोर्टल बोलते हैं। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 77 है, शॉर्ट वेव, मीडियम वेव का प्रसारण किस माध्यम से होता है? तो शॉर्ट वेव और मीडियम वेव का जो प्रसारण होता है वह रेडियो द्वारा होता है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 78 है, शिक्षा तकनीकी केंद्र की स्थापना किसने की? तो शिक्षा तकनीकी केंद्र की जो स्थापना की गई वह एनसीईआरटी के द्वारा नई दिल्ली में की गई। ठीक, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 79, शैक्षिक प्रौद्योगिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? शैक्षिक प्रौद्योगिकी मतलब कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, तो इंग्लैंड के ब्रायन मोर जोन्स ने शैक्षिक प्रौद्योगिकी शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 80 है, प्रोग्राम्ड लर्निंग पद्धति का विकास किसने किया? तो बीएफ स्किनर ने प्रोग्राम्ड लर्निंग पद्धति का विकास किया। प्रोग्राम्ड लर्निंग का आप समझ पा रहे हो, प्रोग्राम्ड मतलब होता है कोई चीज जो पहले से निश्चित की गई हो, एक क्रम में रखी गई हो। ठीक, और लर्निंग का मतलब होता है सीखना। तो एक तरीके से सीखने को प्रोग्राम करना, तो सीखने के प्रोग्राम करने का मतलब हो गया कि सीखने को स्टेप्स में तोड़ना, किस तरीके से कोई किसी विषय को सीखेगा उसको पहले ही प्लान कर लेना। तो ये होता है प्रोग्राम्ड लर्निंग पद्धति। तो इसका जो विकास किया वह बीएफ स्किनर ने किया। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 81 है, शिक्षण मशीन का प्रयोग किसने किया था? तो शिक्षण मशीन का प्रयोग सिडनी प्रेसी नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 82 है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कोई दो लाभ बताइए। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रत्यक्ष शिक्षण की तरह ही लाभकारी साधन है और दूरस्थ शिक्षा के लिए यह साधन बहुत उपयुक्त है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा
तो दूर स्थित लोगों के मध्य बातचीत हो सकती है और यह दूरस्थ शिक्षा में काम आ सकती है। ये 2 लाभ आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 83 है, दूरदर्शन द्वारा प्रसारित शैक्षणिक कार्यक्रम कौन कौन से हैं? तो इग्नू के कार्यक्रम है, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम है, युवाओं हेतु दहलीज कार्यक्रम, ज्ञान दर्शन के अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं के कार्यक्रम है जो दूरदर्शन द्वारा प्रसारित शैक्षणिक कार्यक्रम है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 84 है, पाठ्यक्रम के प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत दृश्य सामग्री का उदाहरण बताइए। तो पाठ्यक्रम के अंतर्गत दृश्य सामग्री मतलब दृश्य का मतलब क्या होता है? देखना, और सामग्री मतलब कि वह सामान जिसके माध्यम से पढ़ने में मदद मिले। तो ऐसा देखने वाला सामान जिससे पढ़ाई में मदद मिले पाठ्यक्रम में, तो ऐसा हो सकता है पोस्टर और मॉडल पेपर और स्लाइड्स, ये हो जाते हैं पाठ्यक्रम के प्रस्तुतिकरण के अंदर दृश्य सामग्री। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 85 है, स्लाइड के द्वारा प्रस्तुति का क्या महत्व है? तो इस प्रकार की प्रस्तुति से चीजें सरलता से समझ में आ जाती हैं। 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 86 है, ई बुक से आप क्या समझते हैं? तो डिजिटल माध्यम के रूप में उपस्थित किताबों को ई बुक कहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रश्न संख्या 87 है, पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत श्रव्य सामग्री का उदाहरण बताइए। तो रेडियो तथा टेप रिकॉर्डर क्या है? ये श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या 88 है, पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण हेतु श्रव्य दृश्य सामग्री कौन कौन है? तो पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण हेतु जो श्रव्य सामग्री है वह है टेलीविजन एवं कंप्यूटर। श्रव्य दृश्य मतलब जिसे साथ साथ देखा और सुना दोनों जा सके, तो ऐसा होता है टेलीविजन और कंप्यूटर। ठीक है, दोनों में ही देखा और सुना एक साथ जा सकता है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 89, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग क्या है? तो टेलीविजन द्वारा बैठक अथवा गोष्ठियों का आयोजन करना क्या कहलाता है? टेलीकॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 90 है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को सर्वप्रथम किसने विकसित किया? तो सिडनी एल ट्रेसी द्वारा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को सबसे पहले विकसित किया गया। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 91 है, शिक्षा में उपयोगी किन्हीं 4 माध्यमों को बताइए। तो शिक्षा में देखिए रेडियो जो है वह महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। इसके बाद टेलीविजन महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, फिर माइक्रोस्कोप और टेप रिकॉर्डर। तो ये 4 जो हैं, और अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? कंप्यूटर भी लिख सकते हैं। तो कंप्यूटर, इंटरनेट, ये जो माध्यम है यह आज के समय में शिक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम के तौर पे उभरे हैं। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 92 है, खेल रचनात्मक क्रियाओं की व्यापक अभिव्यक्ति है, किसका कथन है? खेल रचनात्मक क्रियाओं की व्यापक अभिव्यक्ति है, मतलब खेल के द्वारा जो रचनात्मक क्रियाएं हैं, जो क्रिएटिव वर्क है, उसकी अभिव्यक्ति की जा सकती है, उसको दर्शाया जा सकता है, लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। यह कथन किसका है? यह कथन है टीपी नन का। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 93 है, खेल का कुछ मूल प्रवृत्ति जन्य क्रियाओं को करने की प्रवृत्ति है, किसका कथन है? तो यह कथन है थॉमसन का। प्रश्न संख्या 94 है, उस विद्वानों के नाम बताइए जिन्होंने 20वीं सदी में शिक्षा के यंत्रीकरण में योगदान दिया। उन विद्वानों का नाम यहाँ पे आपको बताना है जो 20वीं सदी में जिन्होंने शिक्षा के यंत्रीकरण मतलब कि शिक्षा में जिन्होंने यंत्रों को लाया। ठीक है, यंत्रों में लाने में उनका योगदान रहा। उन्होंने शिक्षा में टेक्नोलॉजी को, यंत्रों को वो लेकर के आए। तो ऐसे लोगों का नाम यहाँ पे मेंशन है, लुम्सडेन, ग्लेसर आदि विद्वानों ने 20वीं सदी में शिक्षा में यंत्रीकरण में योगदान दिया। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 95 है, भारत में शैक्षिक प्रौद्योगिकी के विकास के लिए कौन सी संस्था
कार्यरत है। भारत में शैक्षिक प्रौद्योगिकी के विकास के लिए जो संस्था कार्यरत है वह है एनसीईआरटी उच्च शिक्षा संस्थान मेरठ और बड़ौदा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 96 है, किसका कथन है शैक्षिक तकनीक से तात्पर्य है कि व्यवहारिक ज्ञान की सहायता से सुनियोजित प्रविधियों का विकास करना, जिससे विद्यालयों की शैक्षिक प्रणाली के प्रशिक्षण तथा शिक्षा कार्य की व्यवस्था की जा सके। तो शैक्षिक तकनीक से जो तात्पर्य है वह व्यवहारिक ज्ञान की सहायता से सुनियोजित प्रविधियों का विकास करना, जिससे विद्यालयों की शैक्षिक प्रणाली के प्रशिक्षण तथा शिक्षा कार्य की व्यवस्था की जा सके। यह जो कथन है वह है रॉबर्ट एम गेने का। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 97 है, किसका कथन है शैक्षिक तकनीक को उन पद्धतियों एवं प्रविधियों का विज्ञान माना जा सकता है जिसके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। तो यह कथन है शिव के मित्रा का। प्रश्न संख्या 98 है, कॉन्फ्रेंसिंग से क्या आशय है। तो सामान्य अर्थ में कॉन्फ्रेंस का अर्थ किसी संस्था के सदस्यों द्वारा किसी विषय वस्तु पर सम्मिलित रूप से विचार विमर्श कराना, ये क्या कहलाता है, ये कॉन्फ्रेंस कहलाता है। अब कॉन्फ्रेंस के द्वारा शिक्षा के ज्ञानात्मक, भावात्मक और विचारात्मक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो अब यही जो कॉन्फ्रेंस शब्द है इसी से बना है कॉन्फ्रेंसिंग, जो ऑनलाइन माध्यम से की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। अब इसके बाद देखिए, और दूरस्थ मतलब दूर स्थित होकर कॉन्फ्रेंसिंग की जाती है, दो लोगों के बीच या अधिक लोगों के बीच। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 99 है, संचार प्रौद्योगिकी कितने प्रकार की होती है। तो संचार प्रौद्योगिकी 5 प्रकार की होती है, मौखिक अभिव्यक्ति, मुद्रित प्रणाली, रेडियो प्रसारण, दूरदर्शन और इंटरनेट। तो संचार प्रौद्योगिकी जो है, जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, वह 5 तरीके की आप समझ लीजिए मुख्यतः होती है। मौखिक मतलब जो आप बातचीत करते हैं, जो लिखते हैं, जो रेडियो के द्वारा प्रसारण होता है, जो टीवी के द्वारा प्रसारण होता है, और जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध जानकारियां होती हैं। ये 5 मुख्य तरीके हो गए। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 100 है, संचार प्रौद्योगिकी से आपका क्या तात्पर्य। संचार प्रौद्योगिकी से क्या तात्पर्य है। तो सूचनाओं का तीव्र गति से एकत्रीकरण, प्रस्तुतिकरण, व्यवस्थापन, संचरण, प्रसारण करने वाली तकनीक ही संचार प्रौद्योगिकी है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 101, मौखिक अभिव्यक्ति के 2 साधन कौन कौन से हैं। तो मौखिक अभिव्यक्ति अगर करना है तो लाउडस्पीकर से किया जा सकता है, मोबाइल या रेडियो से किया जा सकता है मौखिक अभिव्यक्ति। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 102 है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। 2017। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैंने आपको बताया है। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 103 है, संचार किसे कहते हैं। संचार से आप क्या समझते हैं, यह भी पूछा हुआ प्रश्न है। तो संचार से तात्पर्य अपने विचारों को पत्र, टेलीफोन आदि माध्यमों द्वारा दूसरों तक पहुंचाना। तो संचार का मतलब हो गया अपने विचारों को, किसी जानकारी को किसी दूसरे व्यक्ति से तक किसी माध्यम से पहुंचाना, ये हो गया संचार। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 104, अनुबोधन किसे कहते हैं। तो छात्र किसी फ्रेम को पढ़कर शुद्ध उत्तर देने में समर्थ नहीं होते हैं, ऐसी स्थिति में छात्र से सही उत्तर निकलवाने हेतु उद्दीपकों का सहारा लेते हैं, इसे अनुबोधन कहते हैं। अनुबोधन का जो सिंपल मीनिंग होता है वह होता है किसी को कोई बात याद दिलाना। ठीक है, तो यहाँ पे अनुबोधन का मतलब क्या है कि जैसे आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं और वह कोई उत्तर सही नहीं दे पा रहा है, उसे याद नहीं है, तो उसे कुछ हिंट देना जिसके माध्यम से उसका सहारा लेकर के वह उसको उत्तर को सही बता पाए। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अनुबोधन। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पे
सेकंड पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आपको सभी प्रश्न जो हैं दोस्तों वह समझ में आए होंगे। इसी तरीके से हम आपका अब थर्ड पार्ट भी करा दूंगा मैं आपको कल, और आपका जो यह अति लघुत्तरीय प्रश्न है वह समाप्त हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह पार्ट समझ में आया होगा। यह क्लास आपको पसंद आई तो इस क्लास को लाइक करिए, अपने दोस्तों में कम से कम खास मित्रों में 5 मित्रों में इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ पाए, इसका लाभ ले पाए। ठीक है, तो शेयर करना मस्ट है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल है बेल आइकन, उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। इसी तरीके से हम लगातार आपको थर्ड सेमेस्टर की बेहतरीन तैयारी करा रहे हैं। सभी क्लासेस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगी, वहां से जाकर के सभी विषयों को आप पढ़ सकते हैं। और कम समय में बेहतरीन तैयारी अगर आपको करनी है अपने थर्ड सेमेस्टर की, तो आप डाउनलोड करिए हमारे ऐप टारगेट यूपीटेट सीटेट को। उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, या फिर सीधे प्ले स्टोर पे जाकर के आप टारगेट यूपीटेट सीटेट सर्च करेंगे, हमारा ऐप आपको दिख जाएगा। वहां से डाउनलोड करके आप ऐप में रजिस्टर होकर के थर्ड सेमेस्टर कोर्स को परचेज कर लीजिए। वहां पे आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध मिल जाएंगी। सभी जितनी भी सुविधाएं हैं, जितना कुछ आपको चाहिए कम समय में तैयारी करने के लिए, वहां पे सब कुछ उपलब्ध है। अब इस क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।